हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम जो करने जा रहे हैं, अगर आपको लास्ट क्लास हमारी याद हो तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत की थी और उसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर आप देखें तो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे जुड़े हुए। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। पार्ट 1 हमने पहले दिन कवर कर लिया था, पार्ट 2 आज हम लोग बातचीत करेंगे, देखते हैं कि कितना हो पाता है। अब कोशिश करेंगे कि आज हम इसको पूरा कवर कर ले, और अगर नहीं कवर हो पाता है तो हम एक क्लास और लेंगे। और यहां पर हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सभी यहां पर कर सके, प्रैक्टिस हो सके, जिससे कि पूरा का पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपको क्लियर हो सके और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप आसानी से हल कर सके। तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ। और आज का जो चैप्टर होने वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत हम पहले भी कर चुके हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हम लोग पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी और फेलो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सके और लाइव का लाभ उन्हें भी मिल सके। तो देखिए, ये पार्ट 2 है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन, चूंकि ब्लड सर्कुलेशन की हम बात कर रहे हैं, परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस ब्लड से जुड़े हुए भी आ सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जुड़े हुए आ सकते हैं। तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कोशिश यही करेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला जो एक अलग से टॉपिक है उसको भी इसी में ऐड कर दिया जाए, कवर कर दिया जाए। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम उस पर भी अलग से एक क्लास कर लेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए, और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। और हमारा ये जो प्रोग्राम है जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ना केवल क्वेश्चंस को कर रहे हैं बल्कि उस टॉपिक से जुड़े जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं हम उस पर भी बातचीत कर ले रहे हैं, ठीक ठाक बातचीत कर ले रहे हैं, जिससे कि उसका कॉन्सेप्ट भी आप सभी को क्लियर हो जाए। तो देखिए, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर, तो उसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में बातचीत की थी हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, किस तरह से जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसे डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा जाता है, ये बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। तो एक बार रिवाइज करा दूं आपको। तो सबसे पहले देखिए कि हार्ट जो है हमारी बॉडी की जो थोरैसिक कैविटी है, ठीक है, वहां पर सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, यहां पर अगर देखें तो इसमें 3 लेयर पाई जाती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 1 2 3। ठीक है, ये मान लीजिए तीसरी लेयर है, इसमें आप समझिए। हमने यहां पर आपको बताया था कि जो पहली लेयर थी उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि फाइब्रस सैक से बनी होती है। ठीक, इसके बाद जो दूसरी हम देखें मीजोकार्डियम, इसको हम कहते हैं। ये जो है कार्डियक मसल्स की बनी होती है, कार्डिया मसल्स। ठीक, और जो सबसे अंदर वाली थी इंडो कार्डियम, इंडोकार्डियम, जो कि इपिथीलियल सेल से बनी होती है। ठीक है, तो ये बात हुई कि जो इसके हार्ट के बाहर जो परतें लगी हुई है, 3 परत होती है, जिसे हम पेरिकार्डियम, मीजोकार्डियम, इंडोकार्डियम कहते हैं। अब अगर हार्ट की संरचना को देखें, हम ह्यूमन बींग्स के हार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये 4 चैम्बर का एक ऑर्गन होता है, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसमें अगर देखें तो जो हमारा राइट ऑरिकल है और लेफ्ट ऑरिकल है। ठीक, तो इसमें राइट ऑरिकल की अगर हम बात करें तो यहां पर डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड आता है। ठीक, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। यहां पर आप देखिए कि आपको यहां पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये देखिए, ये हमारा जो राइट आर्टरियम है, या जो हमारा जिसे हम राइट ऑरिकल भी कहते हैं। ठीक है, एट्रियम और ऑरिकल में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगुलर प्लूरल है, इतना ध्यान रखिए। तो बेसिकली देखिए कि जो राइट एट्रियम है या राइट ऑरिकल है, ये डीऑक्सीजिनेटेड
ध्यान रखिए, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड जो यहां पर ब्लड होता है, या हम अशुद्ध रक्त कह दें इसे, इसको रिसीव होता है। किससे रिसीव होता है? एक सुपीरियर वेना कावा होती है, एक इंफीरियर वेना कावा है, ठीक। तो अब आप यहां पे देखिए, ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा है। तो जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द, जो हमारी शरीर का ऊपरी हिस्सा है, जिसमें हम सर को ले सकते हैं, पूरे फेस को ले सकते हैं, चेस्ट को ले सकते हैं, ठीक। तो यहां से डीऑक्सीजनेट या अशुद्ध रक्त यहां पर आता है, और इंफीरियर वेना कावा से बॉडी के जो लोअर हिस्सा है, जो निचला हिस्सा है, वहां से ब्लड ये राइट एट्रियम में, या जो हमारा दायां ऑरिकल है उसमें आता है, यहां से, ठीक। तो अब यहां पर देखिए कि इसके माध्यम से जो यहां पर राइट वेरिकल है, वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल में यहां मैंने आपको बताया था कि ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो अपर्चर होते हैं। तो ये देखिए, ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो अपर्चर आपको देखने को मिलते हैं दोनों में, ठीक। इनको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये दो जो यहाँ पर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है यहाँ पर होगा, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो अपर्चर मिलते हैं। इस वाले में अगर देखें, जो राइट वाला होता है, यहाँ पर ब्लड को इसमें राइट वेंट्रिकल में डालने के लिए यहाँ पर वॉल्व लगे होते हैं, जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व करते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए तो 3 इस तरह के छोटे छोटे वॉल्व लगे होते हैं, यहां पर 2 लगे होते हैं, जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए, शरीर के ऊपरी हिस्से, शरीर के निचले हिस्से से जो ब्लड है, ये हमारे राइट ऑरिकल में आ गया। अब ये पंप कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये वॉल्व जो खुल करके इसमें जो अशुद्ध रक्त है यहां पर आ जाता है। फिर इसके बाद यहां पर पल्मोनरी एओर्टा होती है, पल्मोनरी एओर्टा, यहां पर पल्मोनरी आर्टरी आपको देखा हुआ है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं हुई है। एओर्टा जो है डिवाइडेड होती है आगे चल करके, जिन्हें हम आर्टरी कहते हैं। आर्टरी को अगर हम आगे देखेंगे तो ये आर्ट्रियोल्स में डिवाइडेड होती है, और फिर ये आगे जाकर के डिवाइडेड होती है कैपिलरीज में, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जो अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड रक्त इकट्ठा हुआ शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से से, वो आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। लंग्स क्या करेगा? इसको ऑक्सीजनेट करेगा, या कह ले कि इसका प्यूरिफिकेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है यहां पर, ठीक है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा। अब जब लंग्स में ब्लड का शुद्धिकरण हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, तो अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स यहीं पर आपको मिलेगी, पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स जो है वो क्या करेगी, यहां पर जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, यहां पर ध्यान रखिए, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन, शायद देखिए किसी दूसरे चित्र में दिखाया हो, ये रही पल्मोनरी वेन्स। आप इसे यहां इसमें देख सकते हैं कि ये जो रहा, ये क्या करेगा कि जो शुद्ध रक्त है, जो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वहां पर प्यूरिफाई हुआ, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है यहां पर जो हमारा राइट लेफ्ट ऑरिकल है यहां पर आ गया। अब इसके थ्रू जो है, ये जो यहां पर बाइकस्पिड वॉल्व है, यहां पर 2 वॉल्व लगे होते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो अपर्चर पर। तो ये क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां पर कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आ जाएगा। अब इसके बाद जब यहां पर आएगा, देखिए एक एरो का निशान आपको देखने को मिलेगा चित्र में, तो यहां से ऑक्सीजनेटेड या जो शुद्ध रक्त है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचा दिया जाएगा एओर्टा के माध्यम से, ठीक है।
तो अब यहां पर क्या है कि जो आपको चीजें यहां तक समझ में आएगी, इस चित्र में एओर्टा नहीं दिखा रहा है, ये एओर्टा अलग है, ठीक है, यही है, ठीक है, सॉरी। तो इसी एओर्टा से देखिए कि डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट हैं, यहां से ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक सप्लाई कर दिए जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। तो ये इस तरह से कार्यविधि है कि किस तरह से जो ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में हृदय के थ्रू, इस तरह से होता है। अब एक बार इसको देखिए, इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं या डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, तो इसको कोशिश करिए समझने की। यहां से ब्लड आया, यहां से नीचे से ब्लड आया, ऊपर से आया, कहा गया राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, यानी कि ब्लड एक बार हृदय में, हार्ट में आ गया। अब यहां से ये जो है पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू लंग्स को चला गया, वहां पर प्यूरिफाई हुआ, प्यूरिफाई होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड फिर से हमारे हार्ट में इंटर करता है और हार्ट से एओर्टा के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों तक इसको बांट दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है एओर्टा के माध्यम से। तो एक बार इधर आया, लंग्स तक गया, लंग्स से फिर आया पल्मोनरी वेन्स की तरफ, फिर एओर्टा के माध्यम से अलग, तो 2 बार यहां पर ब्लड आ रहा है। तो इसीलिए इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसकी खोज सर विलियम हार्वी के द्वारा की गई थी। यह बात हमने लास्ट क्लास में बताई थी, तो ऐसे स्टूडेंट जो उन्होंने क्लास किया था उन्हें पता होगा। और यहां पर रिवीजन का मतलब यह है कि आप लोगों को रिवाइज भी हो जाए और जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक। यहां तक बातें आपको क्लियर होगी, आई होप। तो अब यहां पर एक चीज मैंने आपको बताया था कि बेसिकली उसमें हमने हार्ट बीट की बात की थी, ठीक, हार्ट बीट की बात की थी, कार्डियक साइकिल की बात की थी। तो अब बहुत ज्यादा हम यहां पर डिटेल में अगर चले जाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, चूंकि हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है। तो ऐसे स्टूडेंट जो नए सिरे से जुड़े हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, तो चीजें और बेहतर तरीके से आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि हार्ट में जो हमारी इंपल्स है वो कैसे शुरू होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हार्ट है, यहां पर एक ऐसे नोड पाई जाती है जिसे साइनस नोड भी कहते हैं या हम पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर की सिचुएशन देखते हैं किस चित्र में शायद बेहतर तरीके से, इसमें भी नहीं है, ये यहां पर रहा साइनस नोड, ठीक। तो यहां पर ये देखिए कि जो साइनस नोड है ये कुछ इस तरह से यहां पर सिचुएटेड होता है। जो हमारा राइट ऑरिकल है और जो एओर्टा है जिसके थ्रू ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके बीच में ऐसे नोड धंसा होता है। इसी को हम साधारण शब्दों में या आम बोलचाल की भाषा में आप लोग जानते होंगे पेस मेकर कहते हैं, ठीक है, पेस मेकर ही इसी को कहते हैं, ठीक। तो पेस मेकर पर जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो शुरू होती है, इसके बाद ये आगे बढ़ती है इस तरह से, ठीक। तो यहां पर आप देखेंगे एवी नोड होता है, इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। तो ये इंपल्स कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। इसके बाद आप यहां पर देखिए बंडल ऑफ हिस, ठीक है, या हिस बंडल हम कहते हैं, इसके थ्रू ये आगे बढ़ती है। इसके अलावा यहां पर परकिंजे फाइबर्स होते हैं, परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इंपल्स है इलेक्ट्रिक इंपल्स यहां से उठते हुए आगे बढ़ती है एवी नोड तक। एवी नोड के बाद जो हमारा परकिंजे फाइबर है या हिस बंडल है या बंडल ऑफ हिस है, उसके थ्रू ये पूरी के पूरे जो हार्ट के रीजन में ये फैल जाती है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्प्रेड्स फ्रॉम साइनस नोड दैट इज पेसमेकर थ्रू आउट लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक इंपल्स स्प्रेड्स फ्रॉम बंडल ब्रांचेस थ्रू आउट लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में बंडल ऑफ हिस, परकिंजे फाइबर यहां पे शो नहीं है, तो परकिंजे फाइबर भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये चीजें इस तरह से इंपल्स जो है हमारे बॉडी में शुरू होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कार्डियक साइकिल के दौरान मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हार्ट बीट करता है तो एक साउंड सी क्रिएट होती है जिसे हम लब और डब कहते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस होती है सिस्टोल और एक प्रोसेस होती है डायस्टोल, ठीक है। तो सिस्टोल बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकोड़न जिसे हम हिंदी में कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, या इसी को हम हिंदी में सिकोड़न कहते हैं, ठीक। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन,
या इसी को हम हिंदी में शिथिलन कहते हैं। ठीक, तो जब हार्ट रिलैक्स वाले फेज में होता है तो उसको हम रिलैक्सेशन या डायस्टोल कहते हैं, और सिस्टोल की अगर हम बात करें तो इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सिस्टोल में अगर देखिए तो सिस्टोल में मैंने आपको बताया था ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक, ये मैंने बताया था 0.1 सेकेंड का होता है, ये मैंने बताया था 0.3 सेकेंड का होता है, और जो डायास्टोल होता है ये जो है 0.4 सेकेंड का होता है। ठीक, तो अब यहां देखिए कि जो ऑरिकुलर और सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इसमें क्या होता है, ऑरिकुलर सिस्टोल के अंतर्गत जो हमारे ऑरिकल में ब्लड होता है, ऑरिकल में जो ब्लड होता है इसे पंप कर दिया जाता है, कहां पर, वेंट्रिकल्स में। ठीक, जब ये ब्लड पंप किया जाता है तो जो यहां पर आप देखिए इस वाले फिगर में आपको ये जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहां से ब्लड इसमें पंप किया जाता है। तो वेंट्रिकल में जब आता है तो ये पंप, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलता है जिससे ब्लड यहां पर आता है, और जैसे ही ब्लड इसमें आता है यानी कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो शुरू होता है तो यहां पर जो ढक्कन है वो बंद होता है फट से, तो उसी की आवाज आती है, इसी को हम लब कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लब कहते हैं, जो साउंड आती है, एक साउंड क्रिएट होती है, इसी को हम लब कहते हैं, जो बेसिकली थोड़ी सी डल होती है और थोड़ा इसका जो ड्यूरेशन है ज्यादा होती है, या हम कह लें कि लॉन्ग होती है। अब यहां पर वेंट्रिकल्स, ये बेसिकली कह लें कि जो लब की साउंड होती है ये बेसिकली मार्क करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है अब शुरू हो गया है। इसका जो ड्यूरेशन था 0.1 सेकेंड था। ठीक, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का क्या मतलब है, यहां पर देखिए जो ऑरिकुलर सिस्टोल जब होता है तो दोनों ऑरिकल्स साथ में काम कर रहे होते हैं। वही वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है कि अब यहां से ब्लड यहां पर आ गया है तो इसके कॉन्ट्रैक्शन की बात है, अब ये ब्लड को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। ठीक है, आगे पोर कर देगा। ठीक, तो जब इसकी सिस्टोल होती है तो इसकी अगर हम बात करें तो 0.3 होती है। तो यहां पर जब हम देखें ब्लड की बात करें तो जो एसए नोड के थ्रू, आप यहां पर देखिए एक एसए नोड होता है, यहां पर नहीं दिखा रहा है, यहां पर एक जो हमारी पल्मोनरी सॉरी एओर्टा है, यहां पर एसए नोड होता है, एसए नोड। ठीक, तो जब यहां पर ब्लड जो है इसके थ्रू सिस्टोल जब यहां होता है और ये आगे भेज दिया जाता है तो ये वॉल्व खुलता है, और इस वॉल्व से एक आवाज आती है जब ये बंद होती है, तो इसी को हम डब कहते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है, इसका ड्यूरेशन जो है शॉर्ट होती है। ठीक है, तो लब डब ये साउंड होता है। अब इसके बाद डायास्टोल शुरू होता है। ठीक, डायास्टोल का मतलब कि शिथिलन, हार्ट रिलैक्स होता है। अब यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब ब्लड आगे जाएगा तो रिलैक्सेशन होगा, तो रिलैक्सेशन में ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। इसकी ड्यूरेशन पूरी 4, तो इस तरह से जो एक हार्ट बीट है इसकी ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट होती है, तो 1 मिनट में अगर देखें तो कितनी हो जाती है, ये संभवतः 72 से 75 या 72 से 80 की हम बात करें, जनरली हम 72 करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो उसकी हार्ट बीट पर मिनट कितनी होती है, तो 72 से 75 या 72 से 80 तक वेरी करती है, और एक हार्ट बीट की जो ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड होती है। चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, लास्ट में भी हमने इसको किया था, एक रिवीजन हो गया। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लास्ट क्लास में थे, जो नहीं थे उनको तो चीजें पता ही हो गई। तो चलिए फटाफट हम आज के क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी एक विधि ब्लड सर्कुलेशन की थोड़ी सी डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए। ठीक, मैंने आपको बताया कि लंग्स जो है यहां पर क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो क्या होगा, प्यूरिफाई होता है, यानी कि उसकी शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, रक्त शुद्धिकरण हम हिंदी में कह ले।
ठीक है, अब जब रक्त शुद्ध हो गया यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त हम कहें, शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, वेन्स और ब्लड वेसल्स दो चीजें हैं, शिरा और धमनी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वेन्स क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह ले या कह ले कि ब्लड को हार्ट में ले आते हैं। ठीक है, हार्ट में लाने का काम करते हैं, किसको, ब्लड को। अब ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक लेके जाते हैं। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीजों को समझ लीजिए, बाकी और भी डिफरेंस है। तो बेसिक एक समझिए कि वेन्स क्या करती हैं, ये हार्ट तक ब्लड को ले आती हैं, ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है। ठीक, तो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त को लेके आती है, कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में। ध्यान रखिएगा इस चीज को भी कि किस में लेके आती है, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के थ्रू यहां पर पहुंचता है। लेकिन लंग्स के थ्रू, लंग्स के द्वारा जो ब्लड शुद्ध किया गया होता है, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में या लेफ्ट ऑरिकल में लाया जाता है। बाइकस्पिड एवी वॉल्व जो है, उसके बाद ये खुलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टिक सेमिनल वॉल्व की, यहां पर आप देखिए एओर्टा, बॉडी टिश्यू तक यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जो ब्लड है वो पहुंचा दिया गया। अब इसके बाद देखिए कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा क्या करती है कि जो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वो क्या करेगा, ब्लड को अशुद्ध भी कर देता है। तो ब्लड वेना कावा, इसमें सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है। ठीक है, सुपीरियर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इंफीरियर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को लेकर के राइट एट्रियम में अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं, और यहां से ट्राइकस्पिड वॉल्व या ट्राइकस्पिड एवी वॉल्व जो है खोल करके इसे राइट वेंट्रिकल में पोर कर देते हैं या पंप कर देते हैं, और फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये फिर से लंग्स में चला जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। इसी तरह से ये साइकिल पूरी तरह से चलती रहती है, इसी तरह से ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। ठीक, तो इसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर देखें तो दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स जो है हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। ओपन टाइप ब्लड वेसल्स में अगर देखें तो जो ब्लड होता है, या बेसिकली हम कहें तो जो फ्लूइड होता है, बॉडी ऑफ द फ्लूइड जो होता है उस वो जो है कि एक पर्टिकुलर कैविटी में घूमता रहता है, जिसे हम हीमोसील कहते हैं। क्लोज टाइप में अगर हम कहें तो इसका एक पैटर्न होता है कि किस तरह से हम बात करें तो जो क्लोज टाइप ऑफ जो हम सिस्टम देखते हैं ब्लड वेसल्स जनरली वर्टिब्रेट्स में होता है। इसके अलावा केचुआ, एनिलिडा जो है, एनिलिड्स, उसमें भी क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वहीं ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में, मोलस्क में, आर्थ्रोपोड्स में ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन आंसर पर हम लोग बातचीत शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सलमान सर स्टडी IQ पर मिल जाएगी। मेरा चैनल जो है टेलीग्राम का इस नाम से है, इसके अलावा इसी नाम से ग्रुप भी है। तो अगर आप कोई क्वेरी है, आपकी कोई बात आप मुझसे जानना चाहते हैं, कोई डाउट्स है, सिलेबस चाहिए या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड चीज आप जानना चाहते हैं, आपको चाहिए, तो ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। चैनल में आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप चैनल और ग्रुप दोनों में जुड़ जाइए। इसके अलावा आप कोई पर्सनल चीज भी मुझसे शेयर करना चाहते हैं कि मान लीजिए आप कैसे तैयारी करें, अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, कोई आपकी समस्या है, फाइनेंशियल इश्यूज है या कोई भी चीज़ है, आपको पर्सनल इश्यूज है कि आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, बहुत सारी हिंड्रेंस आ रही है, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है तैयारी का उसमें अक्सर ऐसी चीज़ें आती हैं, कभी आप डिमोटिवेट फील करते हैं, तो कोई भी आपकी पर्सनल समस्या है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, स्टडी विद सलमान सर, स्टडी.विद सलमान सर। तो आप पर्सनली मुझसे यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई बात एग्जाम से रिलेटेड हो तो आप मुझसे आराम से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए कोड लिखा हुआ है सलमान लाइव। अगर स्टडी IQ से आप जुड़ करके कोई भी कोर्स, पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, कोई भी बुक आप खरीदते हैं, तो सलमान लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको
मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। चलिए अब शुरुआत करते हैं एमसीक्यू की। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इट इज रेड कलर्ड, इट इज the carrier of oxygen from lungs to the cell, it is slightly acidic, it carries carbon dioxide away from the tissue to the lungs। ठीक है, यह लाल रंग का है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक है, यह थोड़ा अम्लीय है, यह कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक लेके जाता है। तो देखिए ये लाल रंग का तो होता ही है, ये फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन के भी कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसके 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ठीक, कितने? 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को ये कैरी करता है। ये थोड़ा अम्लीय है। अम्लीय है कि बेसिक है, इस पर हम बातचीत करेंगे अभी। यह कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक लेके जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गैसियस ट्रांसपोर्ट है या गैसियस एक्सचेंज नहीं कहेंगे, ट्रांसपोर्ट ही कहेंगे, तो इसके माध्यम से भी होता है, ब्लड के माध्यम से ही होता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली आरबीसी का एक पार्ट है। ठीक, तो यहां पर अगर हम इसकी अम्लीयता और क्षारीयता की बात करें तो जो इसका पीएच वैल्यू होती है वो 7.1 से लेकर के 7.4 तक होती है। और आपको पता है कि 7 के ऊपर जैसे ही किसी का पीएच मान जाता है तो उसे अम्लीयता के अंतर्गत हम देख ले नहीं होकर के, बल्कि ये एल्कलाइन यानी कि क्षारीय हो जाएगा। 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं, उदासीन मानते हैं। 7 से कम जो होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होती है। तो यहां पर जो इसका पीएच मान है वो 7.1 से लेकर के 7.4 तक तो हल्का क्षारीय होता है, हल्का एल्कलाइन होता है। और अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल्स में अगर हम बात करें, जो व्यक्ति है तो उसके पास उसके ब्लड में 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन मौजूद होती है 100 ml ऑफ द ब्लड। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें और उसके 100 ml ब्लड में अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 12 से 16 ग्राम होती है। और इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 7.1 से 7.4 होती है। हीमोग्लोबिन क्या है? बेसिकली एक प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग। ठीक है, इसमें ये हमारे जो ब्लड का कलर होता है हीम, उसकी वजह से रेड कलर होता है, एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह थोड़ा अम्लीय है, यही वाला, बिकॉज इट इज अ स्लाइटली एल्कलाइन नॉट बेसिक। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ रेड ब्लड कार्पसेल्स। रेड ब्लड कार्पसेल्स का मतलब रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। एंड विद द हेल्प द कोड गिवन बिलो फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको बताना है कि दे हैव आयरन, दे प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड सेल्स, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन डिजीज, दे आर कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है, कोड दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया है, आपको सही कोड यानी कि सही आंसर चुनना है। लाल रक्त कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर याद करें। इसमें लोहा होता है, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं, वे कुछ बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ये रक्त में ऑक्सीजन के वाहक होते हैं। कोड दिया हुआ है, आपको बताना। तो देखिए अब यहां पर किसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा है? आरबीसी के बारे में। अब यहां पर आप देखिए कि जो हमारा ब्लड है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, ब्लड की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा? प्लेटलेट्स मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा प्लाज्मा मिलेगा, इसके अलावा एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम आरबीसी कहते हैं। ठीक, ये मिलेगी। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी भी मिलेगी, इसे को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक, तो अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है आरबीसी के कॉन्टेक्स्ट में। आरबीसी के पास क्या होता है? आरबीसी के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये वाला पोर्शन जो है जहां पर आपको आयरन मिलेगा। ठीक है, ये बीच में इसके आयरन होता है, और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये जो है हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है? आरबीसी का है।
ठीक, तो अब चूंकि हाई हीमोग्लोबिन है तो ये क्या करेगा, कलर देगा। ठीक है, रेड कलर जो हमारे ब्लड का है हीमोग्लोबिन की वजह से है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये सही हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है लोहा होता है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, ठीक, तो Fe यहाँ पर होता है तो आयरन हो गया यहाँ पर, ये भी सही हो गया। वे कुछ बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक, तो अब देखिए जो बीमारियों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड में वो WBC या हम ल्यूकोसाइट की बात करें तो WBC या ल्यूकोसाइट जो है ये इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, जो हमारे बॉडी जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, तो इनके अगेंस्ट हम बेसिकली कह लें कि ये वॉरियर्स का काम करते हैं, योद्धा के रूप में काम करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल इम्यून के लिए कौन है, WBC ना कि RBC। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये रक्त में ऑक्सीजन के वाहक होते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन को ये कैरी करते हैं। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, एक हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को लेके जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए तीसरा वाला गलत हो गया, तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा, सी वाला जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, ये देखिए चित्र इसी तरह से है। मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन है, ये बीच में जो फ्लूइड है ये साइटोप्लाज्म है इसका। इरिथ्रोसाइट हम इसे कहते हैं, RBC को ही। ठीक है, इरिथ्रोसाइट कह लीजिए, RBC कह लीजिए, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं। ठीक, तो रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्पल्स आल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड द वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म प्रिंसिपल मीन्स ऑफ डिलीवरिंग ऑक्सीजन। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें ऑक्सीजन को डिलीवर करने का जो मुख्य कार्य है इनके द्वारा किया जाता है टू द बॉडी टिश्यू वाया ब्लड फ्लो थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। RBC टेक अप द ऑक्सीजन इन द लंग्स, ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाती है और गिल्स and releases into tissue while squeezing through the body's capillary। ठीक है, बॉडी की कैपिलरी के थ्रू वहां तक उसको एक्सक्यूज कर देती है। The cytoplasm of the erythrocyte is rich in hemoglobin and iron containing biomolecule that can bind oxygen and is responsible for the red color of the cell। कितने ऑक्सीजन के बाइंड करेगा, 4 मॉलिक्यूल को। ठीक, तो वही बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेन्स आयरन, क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन, मायोग्लोबिन। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन होता है, क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन, मायोग्लोबिन। ठीक है, ये चारों आपको बताना है। तो मायोग्लोबिन की अगर बात करें, इसकी जो एफिनिटी है ये ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हीमोग्लोबिन। तो यहां पर इसमें जो आयरन की बात कर रहा है मायोग्लोबिन में होता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन बाइंडिंग हीम प्रोटीन है, ये भी कलर देने का काम करता है क्योंकि एक हीम प्रोटीन ये भी है। फाउंड इन द स्केलेटल मसल टिश्यू ऑफ वर्टिब्रेट्स, कहाँ मिलती है, जो स्केलेटल मसल्स टिश्यूज हैं वहां पर ये मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ चीजें, तो इट बेसिकली कंटेन्स क्या करता है, ये इसके पास आयरन होता है एंड इट इज डिस्टेंटली रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। कंपेयर टू हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन हैज अ हायर एफिनिटी, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसकी जो बाइंडिंग करने की क्षमता कह लें वो ज्यादा होती है, एफिनिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, फ्रॉग, फिश, ह्यूमन, अर्थवॉर्म। निम्नलिखित में से किस प्राणी में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, मेंढक, मछली, मानव, केचुआ। अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं, और मानव ब्लड को अगर आप देखें तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। इस चित्र को आप देखिए, यहां से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार फिर से देख लीजिए, भूल गया थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, किस जानवर का जो हीमोग्लोबिन है प्लाज्मा में घुला होता है, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो ब्लड को जब सेपरेट किया जाता है अलग अलग कंपोनेंट में उसके, अगर हम देखें तो जो प्लाज्मा होता है, हल्का प्लाज्मा नीचे सीरम होता है, तो ये जो येलो कलर वाला पोर्शन है देखिए ये प्लाज्मा हो गया। इसमें क्या होता है, पोटेशियम आपको देखने को मिल रहा है, सोडियम देखने को मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। तो ये सारे प्लाज्मा के कंपोनेंट हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्लेटलेट्स हैं और रेड ब्लड है। तो क्या प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन है? नहीं है।
तो यहां पर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो रेड ब्लड सेल्स है यहां पर हीमोग्लोबिन मौजूद है, तो ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं होगा, ठीक। तो यहां से इस चीज को आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि जो मानव है उसका जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा से अलग होती है आरबीसी, ठीक। तो ह्यूमन तो नहीं होगा। फ्रॉग और फिश की अगर हम बात करें तो इसमें भी नहीं होता। होता किसमें है? केचुए में। तो केचुए में अगर जो देखें उसके ब्लड की बात करें ब्लड की क्या बात करें, ये बेसिकली एनेलिड है, ठीक है, फाइलम एनेलिडा का एक मेंबर है। अब यहां पर देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने ओपन और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था, तो केचुए में या एनिलिड में यहां पर भी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि जो एनेलिड्स हैं या एनेलिडा फाइलम है वहां पर केचुआ जो है इसमें आपको क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर बात करें मोलस्क हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स हैं, तो वहां पर ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो जो प्लाज्मा इसमें है इसका, तो अगर हम अर्थवर्म का जो फ्लूइड देखेंगे उसको अगर हम जब देखते हैं सेपरेट करते होते सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज एक तरह से प्रोसेस होती है साइंटिफिक, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं या सेंट्रीफ्यूज कह लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड को छोटे छोटे वाइल्स में रखा जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिससे कि जो कह लें कि वो सीरम और प्लाज्मा में अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड हो जाए। तो जब हम केचुए को उसको देखते हैं तो इसका जो हीमोग्लोबिन है वो इसके प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब क्लोज टाइम और ओपन टाइप का सिस्टम मैंने आपको बताया ही। तो देखिए क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है, यहाँ पर आप जो ब्लड है बेसिकली वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो एक डिफाइंड एरिया है वहां पर उस तरह से वो सर्कुलेट होता है। लेकिन यहां पर देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे ऑस्टिया होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो जिसकी वजह से जो है ब्लड की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर कैविटी जिसे हम सीलोम हीमोसील कहते हैं, ठीक है। तो खाली इसी के थ्रू यह जो है ब्लड इसमें सर्कुलेट होता रहता है यहां पर, जबकि यहां पर ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। तो इस तरह से यहाँ पे अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवर्म में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, लेकिन जो आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्क हैं, वहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो यहाँ पर इसकी बहुत रिलेवेंसी नहीं, लेकिन बस चूंकि अर्थवर्म में पाया जाता है क्लोज टाइप, तो यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो अर्थवर्म इज वन ऑफ द एनिमल दैट आर क्लासिफाइड इन द एनेलिड फाइलम। इन एन अर्थवर्म हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ठीक है। इसके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इससे ज्यादा आपको यहां पर दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। ड्यू टू विच द ब्लड हैज रेड कलर, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, डब्ल्यूबीसी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसकी वजह से खून का रंग जो है लाल होता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, डब्ल्यूबीसी। तो हीमोग्लोबिन की वजह से इसका जो रंग होता है लाल होता है, ठीक। वही सारी चीजें हैं कि क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ठीक। यहां पर तो इसको हम बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट फंक्शंस डज ब्लड परफॉर्म इन दी बॉडी, ठीक है। टेक्स ऑक्सीजन टू दी ऑल पार्ट, मेंटेन्स लिक्विडिटी, हेल्प्स इन डाइजेशन, हेल्प इन इरेक्शन। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन को सभी अंगों तक, सभी भागों तक ले जाता है, तरलता बनाए रखता है, पाचन में मदद करता है, इरेक्शन में मदद करता है। तो सिंपल सा आंसर आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम ये करता है, या टेक्स ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स, ठीक है। ऑक्सीजन को सभी भागों तक ले जाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है? आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी क्या है? बेसिकली हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है। अभी मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पर आप जो आरबीसी होती हैं यहीं पर हीमोग्लोबिन होती है जो कि ऑक्सीजन को लेके जाती है। तो इसमें देखिए कि बेसिकली ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ ले ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, तो यह संयोजी ऊतक या अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं, ठीक। पहली चीज, इसके डिफरेंट अलग अलग फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शंस होते हैं? कि ये ऑक्सीजन को लेके जाता है, इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को भी ये लेकर के जाता है, जो कि डिसॉल्व होते हैं इन द ब्लड और बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। तो बेसिकली ब्लड परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कौन कौन से हैं? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू,
ठीक है, जो भी ऊतक हैं वहां तक ऑक्सीजन को ले जाता है। इसके अलावा एंड द सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। तो इनके खाली ऑक्सीजन को ही नहीं लेके जाता, ग्लूकोज को भी लेके जाता है, फैटी एसिड्स को भी लेकर के जाता है, ठीक है। तो मिनरल्स को भी ये ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन इज, कितना होता है, ठीक है, इन चारों में से क्या होगा। मनुष्य का औसत रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, कितना होता है। तो डी वाला जो है 120/80 जो है ये बिल्कुल सही होता है। तो यहां पर देखिए जो ब्लड प्रेशर है इसको हम कहेंगे क्या, कैसे डिफाइन करेंगे। ब्लड प्रेशर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था एक पाइप के माध्यम से। मान लीजिए पाइप नहीं, समझिए कि हमारी जो आर्टरी है जो हमारे ब्लड को लेके जाती है, तो यहां से ब्लड इस तरह से जा रहा है। अब जो ब्लड है वो इस पर एक प्रेशर लगाता है, ठीक, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। कि मतलब कि ऐसा प्रेशर या ऐसा दबाव जो रक्त के द्वारा आर्टरियों की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उनके ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो इसको क्रॉस करके बाहर जा सके। इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, हालांकि ये जा नहीं पाते, ठीक है। तो इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर के दो पार्ट हम इसको देखते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल करके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह से समझिए कि जब ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर जो यहाँ पर 120 आप देख रहे हैं /80, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है। तो ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर में आप देखेंगे तो दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक होती है सिस्टोल और एक होती है डायस्टोल। यानी कि सिस्टोल ब्लड प्रेशर, या इसी को हम कहते हैं सॉरी, द टॉप और द फर्स्ट नंबर, ठीक है। सिस्टोल या टॉप भी इसे कहते हैं या फर्स्ट कहते हैं, ठीक। और इसको डायास्टोल कहते हैं या बॉटम कहते हैं या सेकंड कहते हैं, ठीक। तो ये समझ लीजिए कि 120 और 180 जो है ये क्या होता है। तो सिस्टोल की अगर बात करें, इसकी बात करें तो ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंतर्गत जो आर्टरी है जिससे ब्लड की सप्लाई हो रही होती है, तो ये इसके अंतर्गत क्या करता है कि ये प्रेशर जो है आर्टरीज में, व्हेन हार्ट इज बीटिंग एंड सेंडिंग ब्लड टू आर्टरीज, तो ये तब होता है कि जब हार्ट हमारा जो है ब्लड को आर्टरीज में भेज रहा होता है, ठीक। जब ब्लड आर्टरीज में हार्ट भेज रहा होता है तो जो प्रेशर क्रिएट होता है आर्टरीज के ऊपर, इसको हम सिस्टोल या टॉप या फिर फर्स्ट नंबर कहते हैं। वहीं डायास्टोल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आर्टरीज के ऊपर जो इसके द्वारा प्रेशर लगाया गया होता है, चूंकि ब्लड चला गया है तो ब्लड जो हार्ट हमारा है रेस्ट पोजीशन में होता है, ठीक। अगर डायास्टोल और सिस्टोल का भी जब मैंने हार्ट बीट की बात की थी, तो सिस्टोल क्या होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायास्टोल क्या होता है, शिथिलन होता है। तो शिथिलन कब होता है, जब जो हार्ट होता है वो रेस्ट की कंडीशन में होता है। तो बेसिकली रेस्ट की पोजीशन में जब हार्ट आ जाता है तो उसे हम डायास्टोल या बॉटम या सेकेंड नंबर कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए कि अलग इसको 5 तरीके से यहां पर दिखाया गया है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कौन कौन सी सिचुएशन आती है। तो नेचुरली अगर देखें तो जो नॉर्मल होता है 120 और 80 होता है। अब इससे अगर बढ़े कि मान लीजिए कि ये जो डायास्टोल है 80 ही है और ये 120 से 129 है, तो इसे लगभग एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं, या कह ले कि नॉर्मल ही रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद जब ये एक्सीड करता है, यानी कि जो डायास्टोल 80 से 89 हो जाए और ये 130 से 139 हो जाए, तो इसे स्टेज 1 कहते हैं कि हाइपरटेंशन की पहली स्टेज है। और इससे भी ज़्यादा जब एक्सीड करता है, ये 90 प्लस हो जाता है और ये 140 प्लस हो जाता है, तो इसे हाइपरटेंशन की दूसरी स्टेज कहते हैं। और जब इससे भी ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो इसे हाइपरटेंसिवा कहते हैं, हाइपरटेंसिया,
हाइपरटेंसिया कहते हैं, जिसमें कि 180 प्लस जो है सिस्टोल होता है और 120 प्लस डायस्टोल हो जाता है, तो इसे हाइपरटेंसिया कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है एक आदमी के लिए। तो ये इस तरह से आप इसको देखिए कि किस तरह से कौन कौन सी स्टेजेस होती है। और यहाँ पर आप देखिए तो जो इसका साधारण ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर मरकरी में नापा जाता है Hg में, तो 120 ठीक है /80 मिलीमीटर Hg, ठीक है। रक्तचाप किसके द्वारा नापा जाता है ब्लड प्रेशर, तो स्फेग्नोमीटर के द्वारा इसे नापा जाता है, ठीक है। द नॉर्मल एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज 120/80 mm Hg। दिस मीन्स दैट the systolic pressure around 120 mm Hg and diastolic pressure should be around 80 mm Hg होना चाहिए। ये एक नॉर्मल वयस्क के ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, स्फेग्नोमीटर के द्वारा इसको नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ब्लड प्रेशर, स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, रक्तदाब मापी या स्फिग्मोएनोमीटर और एमीमीटर। तो जो यहाँ पर सी वाला है, मैंने पहले ही बताया कि इसी के माध्यम से जो है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। अब यहाँ पर 3 और है, तो स्फेरोमीटर क्या होता है, बेसिकली अगर देखें कोई घुमावदार चीज है, ठीक है, इसकी मोटाई नापने के लिए या वक्रता की त्रिज्या नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनीमोमीटर की अगर हम बात करें तो विंड प्रेशर नापने के लिए, ठीक है, विंड प्रेशर नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एमीटर की बात करें तो जो हमारी करंट है, जो हमारी घरों में लाइट आती है उसमें डायरेक्ट करंट आपने पढ़ा होगा AC और DC 2 होती है, तो इसको मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ इस तरह से चित्र आपको देखने को मिलता है। इसमें एक कफ होता है जिसको कि हाथ पर यहाँ पर बांध दिया जाता है। अगर जो हम देखें कि जो मैनुअली ये आता है तो उसमें डॉक्टर जो है अपने स्टेथोस्कोप को भी हमारी कलाई पे रखता है जब वो ब्लड प्रेशर जो है माप रहा होता है। तो कुछ इस तरह से संरचना इसकी होती है, ठीक। तो स्फेग्नोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर कंपोज्ड ऑफ अ इन्फ्लेटेबल कफ टू रेस्ट्रिक्ट। ये क्या करता है कि जो यहाँ पर बांधा जाता है वो क्यों, क्योंकि ब्लड को, जो ब्लड का फ्लो है उसको रोक दिया जाए और वो सही से उसका माप बता सके एंड मरकरी और मैकेनिकल मैनोमीटर टू मेजर द प्रेशर। अब यहाँ पर एक चीज और आप देखिए कि जो नॉर्मली जिसके थ्रू हम अपने ब्लड प्रेशर को माप रहे होते हैं, तो बेसिकली ये एक कंजुगेशन में आता है उसके साथ कि जिससे कि विथ अ मींस टू डिटरमाइन एट व्हाट प्रेशर ब्लड फ्लोज इज जस्ट स्टार्टिंग एंड एट व्हाट प्रेशर इट इज इम्पीडेड। यानी कि ये ऐसा काम करता है, जो इसके साथ अगर देखें जो कंजुगेशन में होता है वो ये बताता है कि किस ब्लड प्रेशर पर जो हमारा रक्त है उसका फ्लो शुरू होता है और किस प्रेशर पर इसका जो फ्लो हो रहा है वो बाधित हो जाता है या रुक जाता है। जबकि मैनुअल अगर स्फेग्नोमीटर की बात करें तो ये यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप के कंजुगेशन में, ठीक। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है रक्तदाब मापी या अंग्रेजी में कहे तो स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mm Hg। इन दिस स्टेटमेंट Hg रिफर्स टू हाइड्रोजन मरकरी हाइग्रोमीटर या हेलियोग्राफ। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg होता है। इस कथन में Hg का तात्पर्य है हाइड्रोजन पारा हाइग्रोमीटर या हेलियोग्राफ। तो Hg जो है पारा है जिसे मरकरी कहते हैं। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया Hg इज अ सिंबल ऑफ मरकरी, अ केमिकल एलिमेंट होता है। इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है? थर्मामीटर, जब आपको बुखार हो जाता है तो इसके माध्यम से आपका बुखार नापा जाता है। बैरोमीटर्स वायु दाब मापी, ठीक है, एयर प्रेशर इसके द्वारा नापा जाता है, ठीक। स्फेग्नोमीटर आपको बता ही दिया कि जो ब्लड प्रेशर है उसके द्वारा मापा जाता है। तो बस अब यहाँ पर इतना ही और आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में
हम इससे जुड़े और जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्लड जो सर्कुलेशन हम पढ़ रहे हैं इसी में ब्लड को भी कवर कर लिया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को भी थोड़ा सा कवर कर लिया जाए, ब्लड ग्रुप को भी कवर कर लिया जाए। तो पार्ट 3 जो होगा, कुछ क्वेश्चंस इससे रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और ब्लड ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। तो क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जो ब्लड ग्रुप है उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो हमारा ये ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, इसके भी क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे। अगर आप चाहेंगे, आपको लगता है कि उस पर और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर एक अलग से हम क्लास कर लेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो अगली क्लास होगी उसमें ब्लड सर्कुलेशन को ख़त्म करते हुए ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।